हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स के बारे में। अब रूट्स मतलब क्या? अब आपने बहुत सारे पॉलिनॉमियल के चैप्टर में इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा, राइट? तो पॉलिनॉमियल्स में कुछ इस तरीके की आपको पॉलिनॉमियल दिखती है ना? कुछ इस तरीके की पॉलिनॉमियल्स दिखती है, फिर आप क्या करते हो, ऐसी एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हो जो इस इक्वेशन पे रखने पर ये इक्वेशन जीरो कर देगा। एम आई राइट? यही करते हैं, राइट? तो जब आप ऐसी एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हो, हम उन वैल्यूज को क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम ऐसी वैल्यूज को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसमें एक्स की ऐसी क्या वैल्यूज रखी जाए, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो रखने पर आपकी इक्वेशन जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस पे बात करते हैं। अब आपका जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे, नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं आपके हाईएस्ट डिग्री के बराबर। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स, एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसके बराबर होंगे। मतलब कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स गोइंग टू बी टू। यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलेंगे, मैक्सिमम दो रूट्स निकलेंगे। दो रूट्स मैक्सिमम निकलेंगे, इसका क्या मतलब है? दो रूट्स मैक्सिमम निकलने का मतलब ये है कि या तो रूट्स, या तो नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो या तो जीरो होंगे, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं हो सकते, काउंट की बात हो रही है, काउंटिंग तो होल नंबर से करी जाती है, राइट? जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो, वन, टू। तो मैक्सिमम इसके इतने रूट्स हो सकते हैं। या तो जीरो, जीरो मतलब नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, कोई भी रूट्स नहीं निकले। नो सोल्यूशन यानी नो रूट्स, रूट्स ही नहीं निकले। एक रूट मतलब, एक रूट वैसे तो देखा जाए टेक्निकली एक रूट कभी नहीं होता है, दो रूट होते हैं लेकिन उनकी वैल्यूज सेम होती है। तो यहाँ पे वन का मतलब है कि दोनों रूट्स की वैल्यूज विल बी सेम, इक्वल होगी वैल्यूज उनकी। दोनों रूट्स की वैल्यूज इक्वल होगी, दोनों रूट्स की वैल्यूज विल बी इक्वल ऑफ बोथ द रूट्स। दोनों रूट्स की वैल्यूज इक्वल आएगी। टू का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम दो रूट्स निकल सकते हैं, ओके? तो हम इनको कैसे अज्यूम करते हैं? हम इसे कुछ ऐसे अज्यूम करते हैं, हम या तो इन्हें अल्फा बीटा कह लेते हैं, या फिर हम इसे x1 x2 ऐसे करते कह लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब साफ है, जैसे पॉलिनॉमियल्स में जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल आप जब पॉलिनॉमियल के अंदर रखते हो तो पूरी पॉलिनॉमियल खत्म हो जाती है, जीरो बन जाती है। तो वैसे ही उसी तरीके से जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके रूट्स प्लेस करते हो, राइट, कुछ इस तरीके से, जब आप एक्स वेरिएबल की जगह उसके रूट्स प्लेस करते हो तो आपकी इक्वेशन जीरो देती है। सिमिलरली सेकंड रूट रखने पर भी, सेकेंड रूट रखने पर भी आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, जीरो देने लगती है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स। ये होता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्चुअल मीनिंग। गॉट इट? तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम दो रूट्स निकलेगी, राइट? और दोनों रूट्स का जब हम वैल्यू प्लेस करेंगे, दोनों रूट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के देखेंगे, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और जीरो बन जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। ऑल राइट, अब आते हैं कि
ये रूट्स निकालना कैसे, हाउ टू फाइंड दिस रूट्स, इन रूट्स को निकाला कैसे जाए। कैलकुलेटिंग और फाइंडिंग रूट्स, कैलकुलेटिंग और फाइंडिंग रूट्स, इसे हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया है, बेसिकली पूरे आपके बोर्ड में, आपके जेई में आपका मेन काम यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके रूट्स निकालना। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिया जाएगा जो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट वी विल ब्रश अप एवरीथिंग जो बेसिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तीन मेन तरीके होते हैं। पहला तरीका फैक्टराइजेशन, सबसे पहला तरीका है फैक्टराइजेशन। दूसरा तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड तीसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और हम तीनों ही तरीकों को अभी चेकआउट करेंगे। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, बेसिकली आपने अपने लोअर ग्रेड्स में फैक्टर्स निकाले होंगे, राइट। फैक्टराइजेशन किया होगा डिफरेंट नंबर्स का, जैसे 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमने कुछ ऐसे निकाले। तो ये हो गए 12 के फैक्टर्स, मतलब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहीं से बहुत सारे तरीके फॉर्म हो गए। एक तो हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को ले लेंगे तो बन जाएगा 6। एक बार मैं इन दोनों को ले लेती हूँ तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, एक तरीका हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 1। और कुछ बन रहा है, नहीं। ओके, तो ये होता है 12 को लिखने का तरीका इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स के टर्म्स में लिखने का तरीका। सेम तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी लिख सकते हो, आप उसको भी उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो जब वो तरीका यूज होता है हम उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x+3 इक्वल टू 0, इसको मैं कुछ दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्यों दो नंबर्स ही क्यों, तीन नंबर्स क्यों नहीं? दो नंबर्स इसीलिए क्योंकि हमने क्या सोचा, अभी अब तक हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, दो होंगे, राइट। तो इसीलिए आप उसको दो फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। ऑल राइट, अब इसको समझने के लिए हम कुछ सवाल देखते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला मेथड विच इज फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहला एंड इजीएस्ट एग्जाम्पल विच इज एक्स स्क्वेयर माइनस 5x+6 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब फैक्टराइजेशन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपकी जनरल फॉर्म में इक्वेशन होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0, राइट। तो आपको फैक्टराइजेशन करते वक्त इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है, लीडिंग कोफिशिएंट का और आपके कांस्टेंट का, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। इन दोनों का प्रोडक्ट आप लोगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी विच इज नथिंग बट आपका लीडिंग कोफिशिएंट एंड आपका कांस्टेंट, इन दोनों का आप प्रोडक्ट लोगे। यहाँ पर आपका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, नथिंग बट 1, राइट। एंड आपका कांस्टेंट क्या है, 6। तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज नथिंग बट 6 आ जाएगा, राइट। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो आपका आंसर आया है इसके क्या क्या फैक्टर्स है, इसके फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो मुझे तो इसके दो ही फैक्टर्स दिख रहे हैं, वो है 2 एंड 3। मतलब 6 को
मैं 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कह सकती हूँ, राइट? तो आपके फैक्टराइजेशन मेथड में हम जब ए और सी का प्रोडक्ट लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट में अपना आंसर आता है, आपको देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर्स लिए जाए जिनको मल्टीप्लाई करने पर, ध्यान देना, ऐसे कौन से दो नंबर्स लिए जाए जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर, आपका प्रोडक्ट 6 आएगा। ऑल्सो उसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर आपका आंसर क्या आना चाहिए? दिस। 5 नहीं, -5। क्यों -5? क्योंकि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कह रहा है? क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से योर एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, राइट? तो आपको पहले और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। उसके बाद देखना है कि उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स में से ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे, जिनका प्रोडक्ट वो नंबर आएगा खुद, और उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से आपको मिल जाएगा बी। आपको क्या मिल जाएगा? बी। फाइंड two numbers which when multiplied return a multiplied by c को मैं ac लिख रही हूँ, and when added or subtracted, एक ही बात होगी, सब्सट्रैक्शन एडिशन। अब पता चलेगा कैसे, एडेड या सब्सट्रैक्टेड, दे रिटर्न बी। ओके, बी का साइन नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट साइन ऑफ बी इज इम्पॉर्टेंट। ओके, बी का साइन नोट करना वेरी 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 क्रूशियल है। अब आप खुद सोचो कि 2 और 3 मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, राइट? अब 2 और 3 को अगर मैं ऐड करूंगी, आप खुद देखो, अगर मैं 2 और 3 को ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है? 5 आता है, लेकिन मुझे चाहिए -5। तो मैं क्या करूंगी? मैं -2 और -3 को ऐड करूंगी। -2 और -3 ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। एंड -2 और -3 का मल्टीप्लीकेशन, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज अ +6, राइट? तो इसीलिए दिस इज द आइडियल चॉइस। तो मेरे दो नंबर्स क्या हो गए? अ -2 एंड अ -3। अब आपको क्या करना है? अब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। नेक्स्ट स्टेप है आपकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। आप अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। अब मिडिल टर्म को अगर मैं स्प्लिट कर देती हूँ तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। कैसे स्प्लिट करेंगे? ऐसे स्प्लिट करेंगे। -5 को मैं लिख देती हूँ -2, -3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x, again -3x plus 6 is equals to 0। अब आपके पास चारों टर्म्स आ गई। अब क्या आपको इन टर्म्स में कुछ कॉमन चीजें दिख रही है? ऐसा लग रहा है कि आप इनको दो फैक्टर्स में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल। देखते हैं कैसे। अब इसी को मैं क्या करूंगी, यहाँ से इन दोनों टर्म्स का ग्रुप हो गया, इन दोनों टर्म्स का ग्रुप हो गया। अब मैं यहाँ से x को कॉमन ले लेती हूँ। x को कॉमन लेने से अंदर क्या बच जाएगा? x बच जाएगा, -2 बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो एक्स स्क्वायर आता है, इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो -2x आता है, करेक्ट? एब्सोल्युटली। अब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे सेकंड ब्रैकेट में भी x-2 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं जिससे ये आ जाए? लेट्स फाइंड। अब यहाँ पर दिखा है 3,
ठीक है। और -3, अगर मैं इसको एक -3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, -3x, और नेगेटिव, यहाँ से तो -3x आ जाएगा, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, अ +6। तो एब्सोल्युटली दिस इज द आइडियल सिचुएशन। तो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये टर्म कॉमन में है, ये टर्म कॉमन में है, तो मैं इसको कॉमन ले लूंगी, और ये पूरी टर्म x-3 अलग हो जाएगी, विच विल बी इक्वल टू 0। इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि बहुत आसान होता है वंस यू हैव प्रैक्टिस्ड इट इनफ। तो अब यहाँ से ये पूरी टर्म, अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, अब आप खुद सोचो, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो कब होता है? क्या 1 × 1 जीरो होता है? बिल्कुल नहीं। 1 × 3, आप 100 × 1 कर दो, क्या जीरो आएगा? नहीं। जीरो कब आता है दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन? एब्सोल्युटली जीरो तब आता है जब आपका दोनों में से कोई एक नंबर एटलीस्ट जीरो होना चाहिए। अगर वन मल्टीप्लाइड बाय जीरो करूंगी तो जीरो आएगा, या फिर 0 × 3 4 5 कुछ भी रख लूंगी तो ही जीरो आएगा। एम आई राइट? तो इसका मतलब है दोनों में से किसी एक फैक्टर को जीरो होना ही पड़ेगा। तो एक बार या तो x-2 जीरो बन जाएगा, और x-3 जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से दो बातें आ जाएगी। एक तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से कितने रूट्स आ गए, कितनी पॉसिबल वैल्यूज है x की, जो आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन जीरो हो जाएगी। दो पॉसिबल वैल्यूज है। मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम दो आ सकते हैं, और हमें यहाँ पर दो ही आ रही है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है, लेट्स चेक। अब इस इक्वेशन में आपकी क्या इक्वेशन थी, x² - 5x + 6 = 0। इसमें एक बार x2 रख के देखो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 10, क्या हो गया, ये बन गया -6, ये हो गया 6, जो कि होता है 0। बिल्कुल सही। एक बार x को 3 रख के देखो, 3² - 5 × 3 + 6 = 0। क्या बन जाएगा, 9 - 15 + 6 = 0। 9 में से 15 में से 9 गए, -6 + 6 = 0। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही सॉल्यूशंस जो हमारे आए हैं वो एब्सोल्युटली वैलिड है। मतलब एक बार x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक बार x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके से आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सिंपल मेथड है, कैसे सॉल्व करना है उसके स्टेप्स भी मैंने आपको बता दिए। अब स्प्लिट किया हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन टर्म्स निकालो, है। कॉमन टर्म्स निकाल लिया, एक्स टर्म कॉमन था, एक्स साइड में ले लिया। अब यहाँ पे x-2 मेक श्योर करना है कि दो फैक्टर्स, ये वाला नंबर मेक श्योर करना है कि दिस होल थिंग एंड दिस होल थिंग आर सेम, शुड बी सेम। ओके, मेक श्योर करो कि ये दोनों चीजें सेम आ जाए। अब ये प्रैक्टिस करते करते आएगा। ऑलराइट, तो जब ये दोनों चीज सेम आ जाएगी, आंख बंद करके इसको एक तरफ लिख दो, और बचे वाले नंबर को अलग से लिख दो। x-3 लिखना, साइन में गड़बड़ मत करना, साइन गड़बड़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दैट्स इट, कॉमन टर्म्स निकाल के नाउ यू कैन राइट इट इन फैक्टर्स, फैक्टर का फॉर्म, factors form, which is going to look like this: x-2, x-3 equal to 0। अब क्या कर दो, फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर दो, राइट जैसे यहाँ पे किया। एंड x की वैल्यूज whatever x comes will be your root।
जो भी x की वैल्यू आएगी फैक्टर को जीरो रखने के बाद, वो एक रूट होगा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. सो दिस इज व्हाट फैक्टराइजेशन मेथड इज. ऑलराइट. ओके, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये वाला तो काफी आसान था, अब एक दो एग्जाम्पल्स चेकआउट करते हैं. एक इक्वेशन दे देते हैं. 6x² प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टेप वन क्या बताया था मैंने? पहला स्टेप क्या बताया था? पहला स्टेप आपको a का और c का मल्टीप्लिकेशन लेना है. 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18. अब आपको देखना है कि इसको ऐसे कौन से दो नंबर्स में स्प्लिट किया जाए जिनका प्रोडक्ट 18 आता है एंड उनका सम या फिर डिफरेंस जो है वो b के इक्वल आता है. तो पहले तो ऐसे वक्त में आप या तो दिमाग लगा के सोचो कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं, या फिर आप इसका फैक्टराइजेशन कर दो. 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा. अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई फैक्टराइजेशन करते कि अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ तो 9 आ जाएगा, और 9 प्लस 2 जो होता है वो 11 होता है. तो मेरे नंबर क्या आ गए? दो. 9 और 2. परफेक्ट. अब 9 और 2 आ गया है. तो अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रीराइट कर दूंगी कुछ ऐसे. 9x प्लस 2x. हाँ, अब यहाँ x को भूलना नहीं है, मैंने शॉर्टकट तरीके से किया है, बट यू कैन राइट 11 एज 9 प्लस 2 एंड देन x मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया. अब यहाँ पर आपको देखना है कैसे कॉमन लिया जाए. ओके, तो क्या आपको इस टर्म में ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप इस टर्म को यहाँ पर देख पा रहे हो? अगर मैं इसको 3 बाहर ले लूं, इस टर्म से 3 बाहर ले लूं, तो क्या ये, और x भी, एक और x बाहर ले लूं, 3x बाहर ले लूं, तो क्या दिखेगा? ये 2x प्लस 3 बन जाएगा. 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x हो जाएगा 6x², प्लस ये क्या बन जाएगा? 3 3 ज़ा 9x. तो ये 9x आ गया, और ये 2x प्लस 3 एज इट इज. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना? अब यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 3, और क्या हो गया? 3x प्लस 1 इक्वल्स 0. अब मैंने क्या कहा था? फैक्टर्स को जीरो कर दो. 2x प्लस 1 एक, 2x प्लस 3 एक बार जीरो हो जाएगा, 3x प्लस 1 एक बार जीरो हो जाएगा. तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? -3/2, और एक बारी -1/3. ये आ गए आपके दो सॉल्यूशंस. सो x की ये दो वैल्यूज आ गई जो आपकी इक्वेशन को सॉल्व कर देगा. गॉट इट? आसान है, राइट? ऑलराइट, एक और एग्जांपल देखते हैं. ऐसा ही वन मोर एग्जांपल हम देखेंगे. इसको हटा देते हैं. ओके, अब थोड़ा सा ट्रिकी. x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे तो बहुत तरीके हैं, बट यहाँ पर आप देखो, यहाँ कुछ कॉमन तो मुझे नहीं लगता है. मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और कॉमन निकालना पड़ेगा. लेकिन मेरे पास एक और शॉर्टकट मेथड है. अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखोगे इस पूरी टर्म को, तो शायद ये आपको कुछ सिमिलर लगने लगे. क्या आपको आइडेंटिटीज पता है? अगर नहीं पता है तो सबसे पहले आइडेंटिटीज पढ़ के आओ. नंबर सिस्टम पढ़ के आओ, आइडेंटिटीज पढ़ के आओ. नहीं पता है तो मैं यहाँ वैसे भी बता रही हूँ. ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab. एम आई करेक्ट? अगर मैं x प्लस a का होल स्क्वायर पूछूं तो क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? यस,
बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना? तो क्या आप ऐसा कोई एक्स सोच पा रहे हो जो जो मैं रखूंगी इस इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन इसके जैसे दिखने लगे, ये दोनों आइडेंटिकल दिखने लगे, है ना? इसको कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म, इसको मैं कांस्टेंट मान वाला टर्म यहाँ रख देती हूँ, प्लस ये हो जाएगा 4x। तो क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। क्या आप सोच सकते हो कि ए की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जिससे ये ऑलमोस्ट पूरा सेम सेम टू सेम बन जाए? बिल्कुल। क्या मैं इसी टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स लिख सकती हूँ? एब्सोल्युटली, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना? एक बार इसको अच्छे से लिखते हैं। ओके, तो ये कुछ नहीं मगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, जो कि इसके जैसा ही बन गया, राइट? तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो मतलब दिस इज अ फॉर्मूला, ये जो पूरा आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दिस इज एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला गाइस, ध्यान रखो इस बात को। तो यहाँ पर मैं इस पूरे कंडीशन को लिख देती हूँ, x प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक और आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी? इट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ वेरिएबल ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस लेट्स से 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक बार x माइनस 2 बनेगा, एक बार x प्लस 2 बनेगा। अब आप कहेंगे मैम, लेकिन हमारे इक्वेशन में तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट? बिकॉज 3 का स्क्वायर इज नथिंग बट 9, इजंट इट? अब ये पूरा आपका एक वेरिएबल के जैसे काम करेगा और ये दूसरा, ये पूरा x के जैसे काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? एक बार आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 3, और दूसरी बार क्या आ जाएगा? x प्लस 2 प्लस 3। अब काफी बच्चे साइन में गड़बड़ करते हैं, तो इसके साइन में कुछ गड़बड़ मत करना प्लीज। जो भी करना है बीच वाले साइन में ही आपको करना है, विच इज ये, इस साइन में करना है। ओके, ऑल राइट। अब आप इसको सॉल्व कर दो। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, क्योंकि ये x तो वेरिएबल है, ये दोनों तो कांस्टेंट है। तो ये क्या बन जाएगा? -1। और ये क्या बन जाएगा? x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0 को कभी नहीं भूलना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल टू 0 को कभी नहीं भूलना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अब यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल टू 0, मतलब क्या? सॉल्व करो इसको, कब 0 होगा? तो यहाँ पर कब 0 होगा? दो कंडीशन बनेगी, या तो x माइनस 1 0 होगा, या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 1 0 होगा तो x की वैल्यू 1 रहेगी। अगर x प्लस 5 0 होगा तो x की वैल्यू -5 बन जाएगी। क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक आई डोंट थिंक आपको कुछ भी प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ, अगर आपको बेसिक आइडेंटिटीज नहीं पता है तो उसे लिख लो, बहुत काम आएगी। एंड पढ़ लो, सबसे इम्पोर्टेंट, दीज आइडेंटिटीज आर सुपर इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर आपको ये आइडेंटिटीज पता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं पता है तो अभी एटलीस्ट इतनी तो पता होनी चाहिए, बिकॉज ये हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे।
एक और सवाल। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। एक्स एक्स फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब इसे कैसे सॉल्व करें मैम, ये तो हमने नहीं सीखा है। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ओके, अगर ये है तो किस में, कौन से वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हमने अभी ऊपर देखा था कि हम इसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर, राइट? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर में। तो मैं क्या करूंगी, अज्यूम कर लूंगी। तो मैं मानूंगी लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं t को एक्स स्क्वायर मान लूंगी, बिकॉज मेरी मर्जी। अब मैं क्या करती हूँ, t को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस फाइव टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर t है। हाँ, ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर t है, टी स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर टी है, तो इसीलिए इसको मैंने टी लिखा, ना कि टी स्क्वायर। प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ये तो काफी आसान है सॉल्व करना, इसको तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था ऊपर। और हमें क्या पता चला था, सिक्स मल्टीप्लाइड बाय वन इज नथिंग बट सिक्स। इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, टू एंड थ्री, राइट? तो अगर टू एंड थ्री में ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या ऐसा लेना चाहिए इनका साइन जिससे नेगेटिव फाइव आ जाए? तो नेगेटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा माइनस टू टी माइनस थ्री टी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो फैक्टर्स निकलेंगे, है ना? क्या हो जाएगा, t माइनस टू टी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से पता चल रहा है t की वैल्यू एक बार टू आएगी और दूसरी बार क्या आ जाएगी, t आ जाएगा थ्री। अब यहाँ आपका काम खत्म नहीं होता है। आप ये मत भूलो कि आपने t को एक्स स्क्वायर लिया है, तो t की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है दो और एक तो आ रही है तीन, मतलब एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज आ रही है। एक बार एक्स स्क्वायर बन रहा है दो, दूसरी बार एक्स स्क्वायर बन रहा है थ्री। तो अब x क्या आ जाएगा, हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है उसको हम यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाता है, राइट? प्लस माइनस अंडर रूट बनता है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव अंडर रूट टू का भी स्क्वायर टू ही होगा, नेगेटिव अंडर रूट टू का भी स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू ही होगा। इसीलिए हम प्लस माइनस लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या आ गया, x की कितनी वैल्यूज आ गई, x की चार वैल्यूज आ गई। अब चार वैल्यूज क्यों आई, क्योंकि x का हाईएस्ट डिग्री क्या है, फोर है। और हमने क्वाड्रेटिक के सबसे पहले वीडियो में ये सीखा था कि जितने आपकी x की हाईएस्ट पावर होगी या डिग्री होगी, उतने नंबर ऑफ रूट्स निकलेंगे। तो x की अगर डिग्री फोर है तो चार रूट्स निकलेंगे, पांच है तो पांच, छह है तो छह, तीन है तो तीन, दो है तो दो। ठीक है, t की कितनी हाईएस्ट पावर थी, दो थी, इसीलिए t के दो रूट्स निकले थे। वेरी सिंपल, करेक्ट? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा ही है। ओके, अब अगर इक्वेशन कुछ ऐसी दी है, अब JEE मेंस में तो आपको इतना डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, कभी कभी हो सकता है आपको घुमा फिरा के सवाल आ जाए। तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, जो स्टेप्स है वो तो वही लगेगी, है ना? चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना लग जाए, दिखे कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना दिखे, आपको स्टेप्स सेम फॉलो करना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो पहला स्टेप क्या बोलता है, आपके एक्स स्क्वायर के टर्म का कोफिशिएंट ले लो और लास्ट के कांस्टेंट के टर्म का कोफिशिएंट ले लो। ये तो एक्स का है ना? ये पूरा a प्लस बी जो है, ये कोफिशिएंट किसका हो गया, एक्स का हो गया, करेक्ट? तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो वन
का मल्टीप्लिकेशन ए बी के साथ क्या हो जाएगा, ए बी ही बच जाएगा। अब ए बी को ऐसे कौन से दो नंबर्स से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे ए बी प्रोडक्ट आ जाए, एंड ऐड करने पर ए प्लस बी आना चाहिए। तो ये तो काफी एविडेंट है, देखकर पता चल रहा है कि ए और बी लेंगे, बिकॉज हमें पता है कि हम वेरिएबल्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो जैसे कोई वेरिएबल है ए और बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखते हैं, ए बी लिखते हैं, बिकॉज हमें नहीं एक्चुअल वैल्यू पता, राइट। ए बी तो कुछ नहीं बट अल्फाबेट्स है जो हम मैथ्स में एज अ वेरिएबल यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो ए बी हम इसे कंसिडर करते हैं, तो ऑफ कोर्स ए प्लस बी इसका, ये प्रॉपर इसके फैक्टर्स हो गए ए और बी, ए बी मल्टीप्लाई इसका प्रोडक्ट जो है वो ए बी आ जाएगा, ऐड करने पर बीच वाला टर्म आ जाएगा। तो हम बीच वाले टर्म को ही जैसा लिखा है वैसा ही स्प्लिट कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये तो ऑलरेडी दिया ही है ना यहाँ पर, तो यहाँ दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, एज इट इज है, बस मल्टीप्लाई करके। अब ये चारों टर्म्स आ गई, चारों टर्म्स आ गई। ये स्टेप हमने क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कि क्या ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए कोई दूसरी और पॉसिबिलिटी है जिसमें हमें ऐसे दो नंबर्स मिल जाए जिनका प्रोडक्ट ये है और एडिशन ये है। सिर्फ वेरीफाई करने के लिए हमने ये स्टेप फॉलो किया, स्टेप फॉलो करना इज सुपर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके हटा दिया। अब यहाँ से कॉमन ले लो, क्या आपको यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन चीजें दिख रही है, बिल्कुल। x बाहर ले लिया तो x प्लस ए आ जाएगा। अब यहाँ से भी x प्लस ए एज इट इज लिख देंगे, पहले ऐसे लिख देंगे, फिर सोचेंगे क्या मल्टीप्लाई करें। अब आप खुद सोचो, b मल्टीप्लाई करूंगी तो bx बन जाएगा, और a से मल्टीप्लाई होके ba बन जाएगा, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ से x प्लस ए जो कॉमन है वो बाहर आ गया और x प्लस बी साइड हो गया। तो यहाँ से x की क्या वैल्यूज आ गई, एक बारी x प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार x प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x क्या आ गया, माइनस ए आ गया, और x क्या आ गया, माइनस बी आ गया। तो ये है आपके दोनों सॉल्यूशंस, ओके। ये है आपके दो सॉल्यूशंस, वेरी सिंपल, करेक्ट। ओके। अब इसी में एक सवाल आपको कभी ऐसा भी मिल सकता है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे। अब ये सवाल आपका है होमवर्क, ये आप खुद से करेंगे और आंसर्स अपने कमेंट में लिखकर छोड़कर जाएंगे, ठीक है। एंड फिर हम उसे वेरीफाई करेंगे कि क्या वो करेक्ट है या नहीं। ऑल राइट, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ऑल राइट गाइज, नाउ दैट यू नो कि फैक्टराइजेशन कैसा होता है, अब फाइनली वी कैन मूव टू द नेक्स्ट concept which is computing square.